नेक्स्ट टॉपिक आपके पास में जो है दैट इज योर लैप्स रेट। लैप्स रेट के बारे में थोड़ा सा हमने जाना और अल्टीमेटली हम यहां पर बात करते हैं कि आपके पास में यहां पर आपको मतलब किससे है, आपको मतलब है यहां पर ट्रोपोस्फेयर से। और इस ट्रोपोस्फेयर में आपको हाइट में इंक्रीमेंट के साथ टेम्परेचर में डिक्रीज देखने को मिलता है। इसीलिए आप इस डेफिनेशन को बोलते हो कि जब हाइट में इंक्रीमेंट के साथ टेम्परेचर में जिस रेट से डिक्रीज देखने को मिलेगा उसको आप बोलते हो दैट इज योर लैप्स रेट। लैप्स रेट में आपके पास आए तो लैप्स रेट बेसिकली आपके पास दो टाइप का होता है, जिसमें से एक आपके पास में है ELR और दूसरा है आपके पास में दैट इज योर ALR। ALR स्टैंड फॉर एडियाबैटिक लैप्स रेट एंड ELR स्टैंड फॉर दैट इज योर एनवायरनमेंट लैप्स रेट। ये 2 पॉइंट हैं, एक आपके पास में एडियाबैटिक लैप्स रेट है और एक आपके पास में एनवायरमेंटल लैप्स रेट है। तो ये देखो आपने 2 डिवाइड कैसे किए, तो इसको बिल्कुल समझने का बिल्कुल आसान तरीका ये है कि 2 एयर के मास से आपको मतलब है। पहला एयर मास कौन सा, जिसमें हम रह रहे हैं, जो हमारे सराउंडिंग का टेम्परेचर है, जो हमारा एम्बियंट का टेम्परेचर है, जो एम्बियंस है। जो चारों तरफ आपके पास एयर था, इस एयर में जब आपके पास ऊपर की तरफ गए तो 1 किलोमीटर ऊपर जाने में कितना डिग्री सेल्सियस का चेंज हुआ, दैट इज योर एनवायरमेंट लैप्स रेट। तो बोले सर यही बस तो है, इसके अलावा और कौन सा एयर मास है, तो है। आपने चिमनी लगाई थी एक, और इस चिमनी से आपके पास एक एयर का मास निकलता था जिसको आप एयर पॉल्यूटेंट का नाम देते थे। तो ये एयर पॉल्यूटेंट आपके पास दूसरा हुआ, और इससे रिलेटेड जो आपके पास आप बोलते हो कि हाइट में ऊपर जाने के साथ इसमें जो टेम्परेचर वेरिएशन होगा उसको आप बोलते हो दैट इज योर एडियाबैटिक लैप्स रेट। तो कुल मिला के बात इतनी थी कि जब सराउंडिंग की बात करी तुमने, सराउंडिंग के यहां पर एनवायरनमेंट की बात करी, सो एनवायरमेंटल लैप्स रेट। चिमनी से निकले वाले धुएं की बात करी तो वो हो गया आपके पास में एडियाबैटिक लैप्स रेट। इज इट ओके? अब बात करते हैं एनवायरमेंटल लैप्स रेट की। सो एनवायरमेंटल लैप्स रेट को कुछ और नामों से भी जाना जाता है। एक आप इसको यहां पर बोलते हो दैट इज योर एम्बिएंट लैप्स रेट, या फिर आपके पास इसको आप बोल देते हो दैट इज योर प्रिवेलिंग लैप्स रेट के नाम से भी जाना जाता है। इसको आप एडियाबैटिक को सिर्फ एडियाबैटिक के नाम से ही जानते हो और कुछ नहीं है यहाँ पर, ठीक है। अब देखो तुम्हें एनवायरमेंट का लैप्स रेट पता करना था। जब एनवायरनमेंट का लैप्स रेट पता करना था तो तुमने बोला कि आपके पास में नॉर्मल एक बलून लिया, उसमें आपके पास में यहां पर एक थर्मोमीटर लगाया और एक आपके पास में यहां पर सेल्फ रिकॉर्डिंग मैकेनिज्म लगाई, और आपने जब इस बलून को ऊपर जाने दिया तो ये बलून आपके पास क्या करेगा, हाइट में इंक्रीमेंट के साथ टेम्परेचर में कमी को मेजर करेगा। आपने क्या बोल दिया, दैट इज वो जो रेट निकल के आएगा ये आपके पास में आ जाएगा क्या, एनवायरमेंटल लैप्स रेट। कहने का मतलब ये है कि जो भी सराउंडिंग का आपके पास में एटमॉस्फेयर था, सपोज आपके पास में यहां पर जमीन में टेम्परेचर कितने का है, जमीन में टेम्परेचर है आपके पास में 32 डिग्री सेल्सियस का। आप 1 किलोमीटर जब आपके पास में ऊपर जाते हैं जमीन से, 1 किलोमीटर आपके पास ऊपर गए तो आप ऊपर पहुंचे तो आपको टेम्परेचर मिला कितना, 28 डिग्री सेल्सियस। तो कहने का मतलब क्या है कि सराउंडिंग क्या आपके पास में 32 से 28 डिग्री सेल्सियस का चेंज हुआ। कितने डिग्री सेल्सियस का चेंज है, 4 डिग्री सेल्सियस का चेंज है। कितने किलोमीटर में, पर किलोमीटर में। तो जनरली डिग्री सेल्सियस पर किलोमीटर में ही लैप्स रेट आप वहां पर बताते हैं। तो एनवायरनमेंट का लैप्स रेट क्या हो गया, 4 डिग्री सेल्सियस पर किलोमीटर। इज इट ओके? अब अगर मैं यहां पर एक चीज पूछूं आपसे कि आप मुझे ये बताओ कि मैंने बोला कि आपके पास में एक है दिल्ली, एक है आपके पास में मुंबई, एक है आपके पास में यहां पर इंदौर, और एक है आपके पास में शिलोंग। नॉर्थ ईस्ट का कोई भी पॉइंट उठा लिया, गुजरात का पॉइंट उठा लो, ठीक है। तो अगर मैं आपसे बोलूं क्या सभी जगह एनवायरमेंटल लैप्स रेट सेम होगा, क्या सराउंडिंग के टेम्परेचर में हाइट में ऊपर जाने के साथ टेम्परेचर में कमी सभी में सभी जगह पर सेम देखने को मिलेगी? तो आप बोलोगे नहीं सर, बॉम्बे में आपके पास में ह्यूमिडिटी बहुत ज्यादा है तो वेरिएशन अलग होगा, दिल्ली में पॉल्यूशन बहुत ज्यादा है तो वहां पर आपके पास अलग होगा, इंदौर का एटमॉस्फेयर ऑलमोस्ट क्लियर है तो यहां पर अलग होगा, शिमला में जाओगे तो वहां पर अलग होगा। तो आपके पास एनवायरमेंटल लैप्स रेट डिपेंड करेगा वहां के लोकल टेम्परेचर, लोकल एनवायरमेंटल कंडीशन के ऊपर।
तो इसीलिए आपने इसको बोल दिया एम्बिएंट लैप्स रेट, प्रिवेलिंग लैप्स रेट। तो कहानी कुछ इतनी हुई, आपने निकालने का तरीका देख लिया कि ये चेंज हुआ, आपने पर किलोमीटर में चेंज बता दिया। दूसरे पे आ जाओ, जब बात करोगे एडियाबैटिक लैप्स रेट की तो इसकी कहानी सुनो क्या है कि चिमनी से आपके पास में मान लो कि ये एयर का एक आपके पास में यहां पर पूरा का पूरा मास निकलता है, और ये जनरली आपके पास में मास कैसा होगा, हॉटर एंड लाइटर दोनों होगा कि नहीं होगा। तो जब आपके पास में ये एयर मास निकलेगा तो तुम क्या बोलोगे, सर ये ऊपर की तरफ मूवमेंट करेगा। मैंने पूछा क्यों, तो आप बोलोगे सर ये तब तक मूवमेंट करेगा जब तक कि इसकी डेंसिटी और इसका टेम्परेचर इसके सराउंडिंग के डेंसिटी और टेम्परेचर के बराबर ना हो जाए। तो अगर ये चीज समझ में ना आई तो बिल्कुल बचपन का एक फंडा उठा लो, बलून हुआ करता था, बलून को छोड़ते थे भाई तो हमेशा ऊपर ही क्यों जाता है, और अगर ऊपर जाता है तो क्या चला ही जाता है, क्या सीधे चांद पे ही पहुंचता है क्या, नहीं ना। तो आपके पास में ये बलून की बात करें, अगर कोई बलून है और उसमें हॉटर और लाइटर एयर है, आपने बोला तो छोटा ऊपर चला गया, आप बोलते हो सर ये हल्का है इसलिए ऊपर चला गया। तो क्या ये कब तक ऊपर जाता जाएगा, ये तब तक ऊपर जाएगा जब तक कि इसके अंदर की डेंसिटी और टेम्परेचर बाहर की डेंसिटी और टेम्परेचर के बराबर ना हो जाए। एक बार उस लेवल में पहुंचा आपके पास में यहां पर कम हो जाएगा। ठीक है, अब देखो यहां पर टेम्परेचर की बात करी मैंने, तो यहां पर इसके भी वेरिएशन में जब ये एयर का मास आपके पास में हाइट के साथ आपके पास ऊपर जाएगा, तो मान लो कि ये हॉटर मास था, इसका टेम्परेचर था 35 डिग्री सेल्सियस, और ये यहां पर जब पहुंचा 1 किलोमीटर ऊपर तो इसका हो गया आपके पास टेम्परेचर 30 डिग्री सेल्सियस। तो यहां पर लैप्स रेट क्या आ गया, 5 डिग्री सेल्सियस पर किलोमीटर यहां पर लैप्स रेट हमको देखने को मिला। कुछ इतनी कहानी है। तो ये जो लैप्स रेट था, जब इस पर्टिकुलर एयर मास की बात करी तो आपने इसको बोला एडियाबैटिक लैप्स रेट। इज इट ओके। अब एक और इसका एग्जांपल सुनो कि तुम्हारे पास मान लो कोई फैक्ट्री है, तुम्हारी कोई फर्टिलाइजर इंडस्ट्री है, और वहां से आपके पास में एक धुआं निकलता है। मैंने बोला कि एक फर्टिलाइजर इंडस्ट्री दिल्ली में है, एक आपके पास में मुंबई में है, एक इंदौर में और एक शिमला में है। तो अब अगर मैं बोलूं तो क्या चारों फैक्ट्री से निकलने वाला धुआं सेम होगा या नहीं, तो अगर इंडस्ट्री सेम है तो धुएं का कॉम्बिनेशन भी आपके पास में सेम ही होगा। कहने का मतलब है कि चारों की चारों चिमनी से जो धुआं निकल रहा होगा वो सेम निकल रहा होगा। तो कहने का मतलब यह है कि एडियाबैटिक लैप्स रेट में ज्यादा वेरिएशन मिलता नहीं। आप प्लेस टू प्लेस जाओगे तो एडियाबैटिक जो आपके पास जो पर्टिकुलर अगर चीजें सेम है तो एडियाबैटिक लैप्स रेट आपका चारों फैक्ट्री का वहां पर सेम रहने वाला है। बट आपने देखा कि एनवायरमेंटल कंडीशन जो थी वो कहीं ना कहीं यहां पर चेंज हो रही है। तो आपके पास में कुल मिला के अगर इन शॉर्ट एंड स्वीट बोला जाए तो चारों तरफ के सराउंडिंग के हाइट में इंक्रीमेंट सा टेम्परेचर में कमी को आप बोल देते हो दैट इज एनवायरमेंटल लैप्स रेट, एम्बिएंट लैप्स रेट या प्रिवेलिंग लैप्स रेट। यहीं पर अगर तुम एडियाबैटिक की बात करो तो पर्टिकुलर हॉट एयर का मास जो कि आपके पास तब तक मूवमेंट करेगा जब तक कि उसकी डेंसिटी और उसके टेम्परेचर आउटसाइड की डेंसिटी और टेम्परेचर के बराबर ना हो जाए, तो उसको आप यहां पर क्या बोल देते हो, दैट इज योर एडियाबैटिक लैप्स रेट। इज इट ओके। आगे अगर इसमें बात करें, इस लैप्स रेट में अगर आगे जिक्र किया जाए चीजों का, तो क्या पूरा का पूरा ये जो एयर का मास आपके पास निकलेगा, क्या पूरा का पूरा यहां पर ये वेट कंडीशन में होगा या फिर ये यहां पर ड्राई कंडीशन में होगा? ऐसा तो है नहीं। जनरली आपके पास में जो भी चिमनी से धुआं निकलेगा वो आपके पास मिक्स होगा, वेट कंडीशन का भी हो सकता है, ड्राई कंडीशन का भी हो सकता है। कहने का मतलब क्या है, कहने का मतलब ये है कि आपके पास में अगर ड्राई हो सकता है, वेट हो एयर, तो आप उसको बोलते हो वेट एडियाबैटिक लैप्स रेट। अगर एयर ड्राई है पूरा का पूरा निकलने वाला चिमनी से, तो आप उसको बोलते हो ड्राई एडियाबैटिक लैप्स रेट। आपने इसको बोला दैट इज योर वेट एएलआर, इसको बोला आपने ड्राई एएलआर। तो क्या दोनों एयर, क्या वेट और ड्राई दोनों एयर सेम रेट पर कूल हो रही हुई? नहीं। तो आपके पास जो वेट एएलआर होता है ये स्टैंडर्ड होता है 6 डिग्री सेल्सियस पर किलोमीटर। यहीं पर आपके पास यहीं पर अगर बोलो तो ड्राई एएलआर की बात करो तो ड्राई एएलआर होता है 9.8 डिग्री सेल्सियस पर किलोमीटर। ये चेंजेस देखने को मिलते हैं। आप बोलते हो दैट इज योर वेट एडियाबैटिक लैप्स रेट और दूसरा बोलते हो ड्राई एडियाबैटिक लैप्स रेट। आपको कंपेयर करना पड़ता है। जब कंपैरिजन की बात आएगी तो एनवायरमेंटल लैप्स रेट और एडियाबैटिक लैप्स रेट को आप कंपेयर करोगे तो यहां से एक आपके पास कैलकुलेटेड वैल्यू आएगी, ये आपने स्टैंडर्ड वैल्यू फिक्स करके रखी है। जिस भी वैल्यू से वहां पर कंपेयर करने को बोलता है उससे कंपेयर करिए। अगर वहां पर कुछ भी नहीं बोला है तो ड्राई एडियाबैटिक लैप्स रेट से कंपेयर करिए एंड दैट इज 9.8 डिग्री सेल्सियस पर किलोमीटर। तो एक आप समझ गए, अभी तक आप समझ गए कि एनवायरमेंटल लैप्स रेट क्या है। दूसरा आप समझ गए एडियाबैटिक लैप्स रेट क्या है। एडियाबैटिक लैप्स रेट में दो कंडीशन है, एक
वेट एडियाबैटिक लैप्स रेट और एक ड्राई एडियाबैटिक लैप्स रेट। इज इट ओके? तो ये तो आपको निकालना नहीं है। आपको निकालना क्या है? आपको निकालना है ये वाला। इसका एक एग्जांपल देख लेते हैं कि मान लो कि फॉर एग्जांपल आपके पास में यहां पर मान लो कि 100 मीटर पर जो टेम्परेचर है वो है आपके पास में, दैट इज योर, जमीन से 100 मीटर पर जो टेम्परेचर है मान लो वो है 29 डिग्री सेल्सियस। इज इट ओके? यहीं पर अगर मैं बोलता कि 1100 मीटर पर यही टेम्परेचर आपको कितना मिल गया, 23 डिग्री सेल्सियस, तो इनके कहने का मतलब क्या हुआ? बोलता है कि आप एक काम करो, आप यहां पर ELR का वैल्यू निकाल के बता दो। एनवायरमेंटल कंडीशन दिया था, आपको ELR चाहिए। ELR क्या होता है? डिग्री सेल्सियस पर किलोमीटर। तो चेंज देख लो आप, 1100 से 100 गया तो आपके पास में क्या आया? 1000 मीटर ऊपर जाने पर टेम्परेचर कितने डिग्री सेल्सियस कम हुआ? 6 डिग्री सेल्सियस। और 1000 अल्टीमेटली होता क्या है? 1 किलोमीटर होता है। तो आपने ELR क्या बोल दिया? दैट इज योर 6 डिग्री सेल्सियस पर किलोमीटर। अगर यहां पर मीटर 1000 मीटर नहीं कुछ और निकल गया था तो इंटू 1000 कर देते। इंटू 1000 कर दोगे आपके पास में डिग्री सेल्सियस पर किलोमीटर में वहां पर आंसर आ जाएगा। तो ELR नॉर्मली कैलकुलेट करो और इसको यहां पर कंपैरिजन करो। जब आप कंपैरिजन करते हो तो अलग अलग एनवायरमेंटल कंडीशन निकल के आता है, जिसमें से एक होता है अनस्टेबल, एक होता है स्टेबल, एक होता है न्यूट्रल एंड लास्ट वन होता है नेगेटिव लैप्स रेट, या फिर आप बोलते हो दैट इज योर इन्वर्जन का कंडीशन। इज इट ओके? तो अब नेक्स्ट टॉपिक में हम जाते हैं, हम बात करेंगे कहां पर? एनवायरमेंटल कंडीशन के बारे में। इज इट ओके? आपने देखा कि दो टाइप का होता है, एक होता है आपके पास एनवायरमेंट लैप्स रेट और एक होता है आपके पास में एडियाबैटिक लैप्स रेट। और अब बात आती है इनको कंपेयर करने की। जब हम इनको कंपेयर करते हैं तो हमारे पास में एनवायरमेंटल कंडीशन निकल के आता है। तो आप यहां पर क्या बोलते हैं कि अब आप यहां पर स्टडी करने जा रहे हैं, दैट इज योर एनवायरमेंट कंडीशंस। ठीक है, जब आप एनवायरमेंट कंडीशन की बात करते हो तो आपके पास यहाँ पर अलग अलग कंडीशन निकल के आती हैं। एक आती है आपके पास में अनस्टेबल, एक आती है आपके पास स्टेबल, एक आती है न्यूट्रल और एक आती है नेगेटिव लैप्स रेट की। ठीक है, एक एक कंडीशन को उठाते हैं और वहां पर उसको हम समझते जाते हैं। सबसे पहले अगर मैं बोलूं तो सबसे पहले आती है आपके पास में अनस्टेबल एनवायरमेंट की बात। किसकी बात? अनस्टेबल एनवायरमेंट। जब आप बात करते हो यहां पर अनस्टेबल एनवायरनमेंट की, तो अनस्टेबल एनवायरनमेंट कब होता है? दो चीजें, इतना तो आपको भी क्लियर हो रहा है कि एक है ELR और एक है ALR। एक है एनवायरमेंटल लैप्स रेट और एक है एडियाबैटिक लैप्स रेट, और दोनों में कंपैरिजन है तो कभी कोई ज्यादा होगा कभी दूसरा कम होगा, इस तरीके से बात है। तो अनस्टेबल एनवायरनमेंट कंडीशन आप तब बोलते हो जब एनवायरमेंटल लैप्स रेट ज्यादा होता है आपके पास में एडियाबैटिक लैप्स रेट से। जब एनवायरमेंटल लैप्स रेट ज्यादा हो एडियाबैटिक लैप्स रेट से तो एनवायरमेंट कंडीशन को तुम बोलते हो क्या? दैट इज योर अनस्टेबल एनवायरमेंट। इज इट ओके? यहीं पर जब अनस्टेबल एनवायरमेंट होता है तो आप यहां पर ELR को नाम दे सकते हो क्या? दैट इज योर सुपर एडियाबैटिक लैप्स रेट। आप यहां पर नाम दे सकते हो इसको क्या? दैट इज योर सुपर एडियाबैटिक लैप्स रेट। इज इट ओके? आपने बोला एनवायरमेंटल लैप्स रेट को सुपर, जो चीजें पूछी जाती हैं उसी के बारे में बात है। आपको वहां पर कंडीशन निकालने को देगा और किसी केस में अगर ELR ज्यादा निकल के आ रहा है ALR से तो आप उसको बोलते हो दैट इज योर सुपर एडियाबैटिक लैप्स रेट। इज इट ओके? तो इतना तो मैं समझ में आ गया कि ALR ज्यादा है ALR से तो अनस्टेबल हो गया, सुपर एडियाबैटिक लैप्स रेट बोल दिया। सर बोले आगे की कहानी, अनस्टेबल एनवायरमेंट क्यों बोला? अनस्टेबल एनवायरनमेंट क्यों बोला इसकी कहानी सुनो। कि आपके पास मान लो कि ये आपके पास में ग्राउंड लेवल है और ग्राउंड लेवल पर आपने बोला था कि 32 डिग्री सेल्सियस का मान लो टेम्परेचर है, और यहां पर 1 किलोमीटर ऊपर जब जाते हो तो सराउंडिंग का जो टेम्परेचर है वो 32 डिग्री सेल्सियस से आपके पास में कितना हो गया? 26 डिग्री सेल्सियस हो गया। कहने का मतलब जो आपके पास ये एनवायरमेंटल कंडीशन थी तो ELR जो निकल के आया वो कितना निकल के आया? 6 डिग्री सेल्सियस पर किलोमीटर यहां पर आपके पास में निकल के आता है। क्या बोला आपने? ELR जो निकल के आया वो निकल के आया 6 डिग्री सेल्सियस पर किलोमीटर। आपके पास में ये क्या हो गया? दैट इज योर ELR। अब देखो सेम टाइम पर सिचुएशन कि आपके पास कोई भी एक चिमनी से एक हॉट एयर का यहां पर मास निकलता है, और ये जो हॉट एयर का मास है, हॉट एयर बोल रहा हूं आप, नॉर्मली आपके पास में ये 35 डिग्री सेल्सियस के अराउंड है मान लो, और जब यहां पर 1 किलोमीटर आपके पास में ये ऊपर जाता है तब यहां पर 1 किलोमीटर ऊपर जाने में इसका टेम्परेचर पहुंच जाता है 30 डिग्री सेल्सियस।
इज इट ओके? तो क्योंकि ये हॉट एयर का मास है, ये तो तुरंत नहीं हो जाएगा कि जाके ठंडा हो जाएगा। तो यहाँ पे जब तुमने ALR देखा, ये आपके पास में क्या था ALR, और ALR निकल के आ गया कितना 5 डिग्री सेल्सियस पर किलोमीटर। ये दोनों चीजें निकाल दी। आपने बोला कि एक ऐसा केस है जब ELR निकल के आया 6 डिग्री सेल्सियस पर किलोमीटर और आपके पास ALR निकल के आया 5 डिग्री सेल्सियस पर किलोमीटर, इतना आपको दिख गया कि ELR ज़्यादा है ALR से। अब आगे कंडीशन क्या होगी? वापस से जब 1 किलोमीटर आप ऊपर जाओगे तो ये 26 से पहुंच जाएगा 20 डिग्री सेल्सियस। ये और ऊपर जाएगा। क्यों ऊपर जाएगा? क्योंकि जिस पॉइंट पर इसका टेम्परेचर 30 डिग्री सेल्सियस है, इसका 26 डिग्री सेल्सियस है। ये आपके पास में तब तक ऊपर जाएगा जब तक कि ये और ये टेम्परेचर बराबर ना हो जाए। बोले थे आपने कि बलून ऊपर तक कब तक जाता है? जब तक कि उसके अंदर का डेंसिटी और टेम्परेचर आउटसाइड के डेंसिटी और टेम्परेचर के बराबर ना हो जाए। तो आपने बोला कि ये हॉट एयर का मास आपके पास में ऊपर की तरफ जाता जाएगा कब तक? जब तक कि ये बराबर ना हो जाए। बट इसका रेट है 5 डिग्री सेल्सियस पर किलोमीटर। तो देखो फिर से ये 1 किलोमीटर ऊपर गया और ये कितने पे पहुंचा? 25 पे पहुंचा। तो आपके पास ये कितना है? 20। क्योंकि ये ज्यादा तेजी से ठंडा हो रहा है, ये कम तेजी से ठंडा हो रहा है, तो क्या कोई एक ऐसा स्टेट आएगा जब ये दोनों यहां पर मैच कर पाएंगे? तो बोले नहीं, क्योंकि जैसे जैसे ये ऊपर जाता जाएगा ये ज्यादा स्पीड से कम हो रहा है। और ऊपर भेज दो, ये 14 पहुंचेगा, ये आपके पास में कहां पहुंचेगा? 20। आपके पास ये किसी भी लेवल पर इसको मैच नहीं करेगा। और क्योंकि ये लेवल मैच नहीं करेगा तो आप क्या बोलते हो कि इस तरह में जो भी ये हॉट एयर का आपके पास में लाइटर मास है, ये कंटिन्यू आपके पास में ऊपर की तरफ जाता जाएगा। तो इसको आपने बोल दिया दैट इज योर अनस्टेबल कंडीशन। इसी का उल्टा कि आपके पास अगर यहां पर हॉट एयर और लाइट एयर ना होता, इसी का जस्ट अपोजिट होता कि आपके पास में ज्यादा डेंसर एयर होती। आपके पास दो टाइप के बलून आपने देखे हैं, एक में आपके पास लाइटर एयर भरते हो तो ऊपर जाता है, अगर भारी आपके पास में नाइट्रोजन वगैरह भरते हो तो कहां पर आता है? नीचे आता है। तो यहां पर कहना क्या है कि इस कंडीशन में आपका हॉट एयर का मास जो है जब ये ऊपर की तरफ जाएगा तो ये कब तक ऊपर जाएगा? जब तक कि वहां पर वो उसके बराबर के टेम्परेचर को अटेन ना कर ले। इसी का जस्ट उल्टा कि आपके पास में अगर यहां पर डेंस चिमनी से निकलने वाला धुआं कंपेयर टू सराउंडिंग ज्यादा डेंसर हुआ तो ये कंटिन्यू कहां मूवमेंट करेगा? नीचे की तरफ मूवमेंट करेगा, जब तक कि ये इसके बराबर के डेंसिटी के सराउंडिंग के एयर को अटेन ना कर ले। तो जब ये हॉट एयर का मास कंटिन्यू ऊपर जाता जाए तो प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम इसकी वाइस वर्सा में है कि चिमनी से निकलने का वाला धुआं अगर आसपास के सराउंडिंग एयर से ज्यादा डेंस हुआ तो वो आपके पास में बॉटम में आएगा। और बॉटम में क्या दिक्कत है? बॉटम में आपका घर है, बॉटम में आपका मोहल्ला है, तो वहां पर आपके पास में आपको वहां पर एनवायरमेंट पॉल्यूट होगा। इसीलिए आप कंडीशन को बोलते हो क्या? दैट इज योर अनस्टेबल एनवायरमेंट। सो ये कहानी थी आपके पास कि अनस्टेबल बोलने का मतलब क्या था। तो अनस्टेबल एनवायरनमेंट ध्यान रखिए, ALR क्वेश्चन में दिया होता है। आप कंपेयर करते हो, कैसे कंपेयर करते हो? आपके पास में ELR का वैल्यू निकालने को बोल देगा नॉर्मल डेटा से। ALR आपके पास में नहीं भी देगा तो आपको पता है कि आपको कंपेयर किससे करना है? ड्राई और वेट दोनों के केस में अलग करना है। ड्राई के केस में 9.8 डिग्री सेल्सियस पर किलोमीटर से कंपेयर करना है और वेट एयर में 6 डिग्री सेल्सियस पर किलोमीटर से आपको यहां पर करना है। तो आप यहां पर ड्राई और वेट एयर से कंपेयर करते हो, ज्यादा है तो आप उसको अनस्टेबल एनवायरनमेंट बोलते हो। उस केस में आपके पास में इसको क्या बोला जाता है? सुपर एडियाबैटिक लैप्स रेट बोला जाता है। इज इट ओके? आगे चलते हैं। देखो दूसरा कंडीशन, और दूसरे कंडीशन की बात करें तो दूसरे कंडीशन को आपने बोल दिया दैट इज योर स्टेबल एनवायरनमेंट। क्या बोल दिया? स्टेबल एनवायरनमेंट। स्टेबल एनवायरनमेंट की अगर बात करो तो स्टेबल एनवायरनमेंट कब बोलते हैं? जब ALR का वैल्यू ज्यादा होता है किससे? ELR से। ALR का वैल्यू ज्यादा है ELR से, तो आपने बोला स्टेबल एनवायरनमेंट। और इस केस में इस एनवायरमेंटल लैप्स रेट को आप नाम देते हो दैट इज योर सब एडियाबैटिक लैप्स रेट। क्या नाम दिया? दैट इज योर सब एडियाबैटिक लैप्स रेट। आप यहां पर इसको नाम दे देते हो। आगे चले, और सब एडियाबैटिक लैप्स रेट बोल दिया। अब बोले सर स्टेबल क्यों है? स्टेबल इसलिए कि फॉर एग्जांपल यहीं पर कि आपके पास में ग्राउंड में 32 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर था, 1 किलोमीटर आपके पास में ऊपर जाने पर कितना हो रहा था? अब यहां पर मान लो कि ये 32 डिग्री सेल्सियस से 29 डिग्री सेल्सियस हुआ, तो आपके पास कहीं ना कहीं लैप्स रेट क्या मिल गया? 3 डिग्री सेल्सियस पर किलोमीटर मिल गया।
ALR की बात करते हैं, 35 डिग्री सेल्सियस आपका वहां पर ये था धुआं, ऊपर आपके पास पहुंच के कितना हो गया, 30 डिग्री सेल्सियस हो गया। 1 किलोमीटर ऊपर जाने में आपके पास में कितना हो गया, ये 5 डिग्री सेल्सियस पर किलोमीटर से कम हुआ एडियाबैटिक लैप्स रेट। अब जब आप इसके ऊपर 1 किलोमीटर ये और जाएगा तो ये 29 से पहुंचेगा 26 पर, और ये पहुंच जाएगा 30 से आपके पास में कहां पर, 25 में। मतलब ये इसके यहां तक पहुंचने से पहले ही आपके पास में रुक गया होगा, उसको एक स्टेबल पॉइंट मिल गया होगा। और इसीलिए आपने बोला कि स्टेबल एनवायरनमेंट, कि एक क्रॉसिंग पॉइंट तो वहां पर आएगा और वहां तक जाके वो रुक जाएगा, उस हाइट तक पहुंच के वो रुक गया, आपके पास में काम खत्म, वहां पर डिस्पर्स हो गया, डाइल्यूट हो गया, यही तो करवाना था। तो आपने इस केस में इसको क्या बोला, स्टेबल एनवायरनमेंट बोला, और स्टेबल एनवायरनमेंट बोल दिया तो आपने ALR ELR को ज्यादा करवा दिया, ELR कम हो गया ALR से। ओके, तीसरा कंडीशन आप बोलते हो दैट इज योर न्यूट्रल कंडीशन। तीसरा एनवायरनमेंट का कंडीशन है क्या, दैट इज योर न्यूट्रल कंडीशन। और आपको समझ में आ गया होगा अभी तक कि जब ELR बराबर हो जाए आपके पास में ALR के, तो इसको बोल देते हैं आपके पास में क्या, दैट इज योर न्यूट्रल कंडीशन। तो थर्ड पॉइंट क्या था, न्यूट्रल कंडीशन। इज इट ओके। अब नेक्स्ट देखो द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, और मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट की बात करें तो नेक्स्ट आता है आपके पास में दैट इज योर नेगेटिव लैप्स रेट, या फिर आप इसको कंडीशन बोल देते हो किसकी, इन्वर्जन की कंडीशन बोल देते हो। ठीक है, लैप्स रेट क्या बोलते हो आप, कि जब हाइट में इंक्रीमेंट के साथ टेम्परेचर में इंक्रीमेंट देखने को मिल जाए ट्रोपोस्फेयर में, तो आप लैप्स रेट को बोल देते हो क्या, दैट इज योर आपके पास में इन्वर्जन का कंडीशन नेगेटिव लैप्स रेट बोल देते हो। कब होता है ये, जब इसकी बात करो तो आपके पास में हाइट में इंक्रीमेंट के साथ टेम्परेचर में ज़्यादा बढ़ोतरी देखने को मिलती है विंटर सीजन में। सिंपल सा एग्जांपल है, आपके पास में विंटर सीजन है, आपको ठंड लगती है, आपके पास आंगन में धूप आती है और छत में धूप आती है, तो तुम घर वालों से बोल के जाते हो कि मैं छत में जा रहा हूँ, छत में आपके पास में ज़्यादा धूप लगेगी। छत में जा रहे हो, आपके पास में ज़्यादा धूप लग रही है, छत में जाने में टेम्परेचर बढ़ रहा है, हाइट में इंक्रीमेंट के साथ टेम्परेचर बढ़ रहा है। हुआ क्यों, क्योंकि विंटर सीजन में जब आपके पास टेम्परेचर सराउंडिंग का कम हो जाता है, अर्थ का टेम्परेचर ज़्यादा कम हो जाता है। अर्थ का टेम्परेचर ज़्यादा कम हो गया, सराउंडिंग का एयर थोड़ा सा कम ठंडा रहा, तो आप बोलते हो कि कुछ दूरी के लिए, पूरा नहीं कि पूरे ट्रोपोस्फेयर में, सिर्फ कुछ हाइट के लिए 200-300 मीटर के लिए जब हाइट में इंक्रीमेंट के साथ टेम्परेचर में भी इंक्रीमेंट देखने को मिले, तो आप उसको बोल देते हो दैट इज योर नेगेटिव लैप्स रेट या फिर इन्वर्जन का कंडीशन। इज इट ओके। जब हाइट में इंक्रीमेंट के साथ आपको वहां पर कुछ भी चेंज देखने को ना मिले, आपके पास में जब हाइट में इंक्रीमेंट के साथ जब कुछ भी चेंज देखने को ना मिले, तो आप उसको बोल देते हो दैट इज योर आइसोथर्मल का कंडीशन, कि हाइट में आपके पास बढ़ोतरी तो हो रही है बट टेम्परेचर में कुछ भी वेरिएशन ना हो रहा, और टेम्परेचर में अगर कुछ भी वेरिएशन ना हो रहा तो आपने उसको बोल दिया दैट इज योर आइसोथर्मल कंडीशन। इज इट ओके। तो ये क्या हो गया आपके पास में, आइसोथर्मल हो गया। तो ये कहानी थी, अनस्टेबल एनवायरनमेंट था, स्टेबल एनवायरनमेंट था, न्यूट्रल एनवायरनमेंट था, नेगेटिव लैप्स रेट था, आइसोथर्मल कंडीशन था। इज इट ओके। और अब एक और काम करेंगे लास्ट, कि आप ग्राफ बना के एक बार और देख लो कि ग्राफ में रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, हाइट में इंक्रीमेंट के साथ टेम्परेचर में कमी को आप दिखाते कैसे हो, इस चीज को हम यहां पर और डिस्कस यहां पर कर लेते हैं। तो सबसे पहला बात कर ले किसका, अनस्टेबल एनवायरनमेंट का। अगर अनस्टेबल एनवायरनमेंट की बात करें तो ये आप यहां पर कुछ इस हिसाब से डायग्राम बनाते हो। देखो कि आपके पास सबसे पहले तो मैं लैप्स रेट का डायग्राम बना दूं, तो लैप्स रेट का डायग्राम बनता है आपके पास में कुछ ऐसा, और ये कहता क्या है, ये कहता है कि हाइट आपके पास में ये है, टेम्परेचर आपके पास में ये है, हाइट बढ़ने के साथ साथ टेम्परेचर में देखो गिरावट हो रही है। अगर एग्जांपल बोलूं तो मैंने बोला एक लाइन आपके पास में ये और एक लाइन आपके पास बोला ये, हाइट यहां पर हो गई आपके पास में 1 किलोमीटर, यहां पर हो गई आपके पास 2 किलोमीटर, टेम्परेचर ये हो गया 30 डिग्री सेल्सियस, ये हो गया 35 डिग्री सेल्सियस। आपके पास हो क्या रहा है, 1 किलोमीटर पर 35 है, 2 किलोमीटर पहुंचे 30 पे पहुंच गए। बात समझ में आया, तो स्लोप समझ में आ रहा है आपको लाइन का क्या है। सिमिलरली जब आप अनस्टेबल एनवायरनमेंट बनाया तो अनस्टेबल एनवायरनमेंट में आपने यहां पर 2 लाइन बनाया, ठीक है। इसको आपने दिखाया, इस वाले साइड को लाइन को दिखाया आपने हाइट से, इस वाले को दिखाया आपने टेम्परेचर से,
और आपसे बोला जाए कि ELR ज़्यादा है ALR से, तो आप किसको ELR और किसको ALR बोलोगे? दिमाग तुरंत चलता है और बोल देता है कि सर ये ELR है और ये ALR है, क्योंकि ये ऊपर है तो ये ELR हो गया, ये नीचे है तो ये ALR हो गया, और यहीं पर सबसे बड़ी मिस्टेक हो गई। ELR ज़्यादा है, इन्वायरमेंटल लैप्स रेट ज़्यादा है, मतलब हाइट बढ़ने के साथ साथ इन्वायरमेंट में ज़्यादा तेज चेंज होगा। आप कोई भी एक चीज़ देख लो, यहाँ पर देख लो, मान लो तो जब आप हाइट में यहाँ से यहाँ गए तो ये टेम्परेचर यहाँ से आपके पास में यहाँ आ गया, जबकि तुम हाइट में जब यहाँ गए तो यही टेम्परेचर आपके पास में यहाँ आ गया। तो अल्टीमेटली आपके पास में नीचे वाला पॉइंट ज़्यादा हुआ, आपके पास में ऊपर वाला पॉइंट वहाँ पर कम हुआ। तो इस तरीके से जो आपने रिप्रेजेंटेशन करवाया ये यहाँ पर गलत होता है, इसका उल्टा, इसका रिवर्स आपके पास में सही था। अगर मैं एक एक करके काम करता हूं, मैं यहां पर आपके पास में कंडीशन बना दूं अगर, तो सबसे पहला अगर मैं यहीं पर इसको यहीं पे दिखा देता हूं, तो आपके पास में अनस्टेबल के लिए कंडीशन क्या था? आपने एक लाइन ये खींचा, एक लाइन ये खींचा, इसको बोलोगे आप ALR और इसको बोलोगे ELR। ये हाइट में इंक्रीमेंट के साथ टेम्परेचर में कमी। समझे कि नहीं समझे? एक बार फिर से समझा देता हूं। देखो कहानी इतनी है कि ये है आपके पास में लाइन, ये है आपके पास में हाइट, ये है आपके पास में टेम्परेचर, और लाइन अगर दी है आपके पास में एक ये और एक आपके पास में यहाँ पर दिया हुआ है क्या? एक मान लो कि लाइन दिया है आपके पास में ये, और कंपैरिजन करूं तो आप बोलते हो सर हाइट में कंपैरिजन करो। मैंने बोला यहाँ पर ये दिया हुआ है, देखो दिस वन दिस वन दिस वन दिस वन दिस वन, ये है आपके पास में 35, ये है आपके पास में 30, 25, 20, 15, ठीक है। हाइट में 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, ये किलोमीटर में हाइट दी है। 1 किलोमीटर उठा लिया आपने बोला सर ये 2 किलोमीटर उठा लो। अगर ये 2 किलोमीटर देखो आपके पास में, तो जब आप 2 किलोमीटर हाइट में गए 0 से, तो इस वाली लाइन में 35 से टेम्परेचर पहुंचा कहां पर? 30 में, और इस वाले में कहां पर पहुंचा? 25 में। तो यहां से यहां 5 डिग्री सेल्सियस का कम हुआ, इसमें इसका लेफ्ट रेट क्या हो गया? 5 डिग्री सेल्सियस पर 2 किलोमीटर। इसका क्या हुआ? 10 डिग्री सेल्सियस पर 2 किलोमीटर। ज्यादा कौन सा है? नीचे वाला ज्यादा है। तो अब जब भी आपके पास में ये लाइन लिखी मिलती हैं, लाइन लगी आपको मिलती हैं, तो आप बोलोगे कि जो आपके पास में नियर अबाउट टू H है, या जो आपके पास में इस तरफ वाला है, वो आपके पास में वैल्यू ज्यादा दिखा रहा होगा। ठीक है, तो अब आपको समझ में आ गया होगा। तो आपने क्या बोला कि सर ELR ज्यादा है ALR से, डायग्राम ओके है। दूसरा डायग्राम बनाना था इसका मुझे, स्टेबल एनवायरनमेंट का। तो स्टेबल एनवायरनमेंट का देखो आपके पास में ये हो गया, एक ये हो गया, दिस वन इज योर हाइट एंड दिस वन इज योर टेम्परेचर। तो आपके पास में यहाँ पर ये क्या हो गया? यहाँ पर ALR ज्यादा है, तो आपने यहाँ पर इसको इनर वाले को क्या बोला? दैट इज योर ALR एंड दिस वन इज योर ELR। यहीं पर अगर आपके पास बात करो नेगेटिव लैप्स रेट की, तो अब नेगेटिव देखो, नेगेटिव लैप्स रेट हाइट में इंक्रीमेंट के साथ टेम्परेचर घटता नहीं बढ़ता है। तो ये आपके पास में इस डायरेक्शन में हो जाएगा, हाइट में इंक्रीमेंट के साथ टेम्परेचर में इंक्रीज देखने को मिल रहा है। आइसोथर्मल कंडीशन, हाइट में इंक्रीमेंट के साथ टेम्परेचर में कोई भी चेंज देखने को ना मिले, तो आपने खींच दिया नॉर्मल वर्टिकल लाइन, हो गया आइसोथर्मल का कंडीशन। तो कुछ इतनी कहानियां हैं, अनस्टेबल एनवायरनमेंट है, स्टेबल एनवायरनमेंट है, नेगेटिव लैप्स रेट है, आइसोथर्मल का कंडीशन है, और इन कंडीशन के अलग अलग वहां पर अकरेंस की वजह से अलग अलग प्लूम बिहेवियर देखने को मिलता है, जो कि हम इसके बाद देखेंगे। सो नेक्स्ट वन इज योर प्लूम बिहेवियर।